जब पहले ही फलस्तीन और इजराइल की जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, फैलती जा रही है, रशिया यूक्रेन की जंग भी फैलती जा रही है और दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क G20 इजलास में मिल रहे हैं ब्राजील के शहर रियो दी जनेरो में। और वहां हम जानते हैं चीनी सदर भी होंगे, जो बाइडन की आखिरी समिट भी होगी एज प्रेसिडेंट, साथ साथ दूसरी वर्ल्ड पावर्स भी हैं। रशिया से पुतिन साहब नहीं आ रहे हैं, वो अपने वजीर खारजा को भेज रहे हैं। लेकिन क्या G20 दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मिलकर ये जंगें खत्म कर सकती हैं, कुछ हालात बेहतर कर सकती हैं, स्पेशली एक ऐसे वक्त में जब जो बाइडन ने जंग को कंट्रोल करने के बजाय मजीद एस्केलेट करने के लिए इकदाम किए हैं। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जमील अहमद खान साहब, साबिक सफीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। जमील साहब, डू यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस? आपको लगता है कि G20 समिट में कुछ हो पाएगा, ये जंगें खत्म हो पाएंगी? और क्या वजह हो सकती है कि बाइडन ने जाते जाते यूक्रेन को न सिर्फ मिसाइल्स प्रोवाइड किए हैं, परमिशन भी दे दी कि आप चलाइए? हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्ट्राइन उसके मुताबिक तो ठीक है, वो जाते जाते भी ये साबित करना चाहते हैं कि उनका डॉक्ट्राइन जो है या उनकी फॉरेन पॉलिसी वो बिल्कुल सही है और वो चाहती हैं कि यूक्रेन की सपोर्ट जारी और सारी रहे। यूक्रेन को वो चाहती हैं कि वो लड़ता रहे रशिया के साथ और अल्टीमेटली यूक्रेन इतना ताकतवर हो जाए जिसके कि चांसेस बिल्कुल ही नजर नहीं आते कि इतना ताकतवर हो जाए कि वो उसको नेटो में शामिल कर लिया जाए या नेटो में खुद ब खुद शामिल हो जाए। दूसरी तरफ रशिया ने उसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया है और शुरू से बताता आया है, 92 से बताता आया है कि रेड लाइन है। और उस वक्त जो बात तय पाई थी, जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो रही थी, कि किसी सूरत में भी नेटो इस तरफ एक्सपेंशन नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने एक एक्सपेंशन की, दूसरी की, तीसरी की, रशिया वार्न करता रहा। फिर आखिर में जब रेड लाइन आए तो अभी जो बाइडन जाते जाते ये कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तासुर दिया है ट्रंप ने अपने कैंपेन में, अपने स्टेटमेंट में, उससे अंदाजा होता है कि ट्रंप के आने के बाद ये मामला मध्यम पड़ जाएगा। इसलिए कि जिस अंदाज में यूक्रेन की मदद की जा रही थी डॉलरों के हिसाब से, आर्म्ड डोमिनेशन के हिसाब से, उसमें काफ़ी खातिरख्वाह कमी हो जाएगी। और इसीलिए जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उन्होंने बयान दे दिया है कि किसी सूरत में भी अगर जंग बंदी की बात होती है तो हम करेंगे। यानी कि वो उनको पता है कि जो बाइडन फंडिंग ख़त्म की जाएगी, नेटो कमज़ोर होती जाएगी, सपोर्ट कमज़ोर होती जाएगी, लिहाजा खुद ब खुद जंग को बंद करना पड़ेगा। और जाहिर है ट्रंप की हमेशा मरासिम पुतिन से बेहतर रहे हैं। तो एक तो इसका ये सिलसिला रहा। दूसरा, आपने इंट्रो में बात की है कि ये G20 की, जब दुनिया के 193 कंट्रीज जो है कुछ नहीं कर सके, रेजोल्यूशन पास करके थक गए, और साथ साथ वो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पास करके थक गए, लेकिन दुनिया में अमन आने का नाम ही नहीं ले रहा है। खास तौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो उस लिहाज से देखा जाए तो नहीं लगता कि G20 के ये ममालिक जो इस वक्त तकरीबन 27 के करीब पहुंच गए हैं, वो किसी सूरत में इतने ज़्यादा बासर हो सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन से ज़्यादा बासर होते हुए वो दुनिया में अमन ले आएँ, शांति ले आएँ और दुनिया को अमन का गहवारा बना दें। तो नहीं लगता। हाँ, ये डिप्लोमेसी में कंसिस्टेंसी होती है। ये मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, G20 हो गया, या सबसे बड़ा मल्टीलैटरल फोरम तो यूनाइटेड नेशंस बाय इटसेल्फ। इसी तरीके से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल फोरम्स हैं और ये अपना अपना अगर हिस्सा डालते जाएं तो कम से कम किसी न किसी स्टेज पर शायद कोई कान धरी जाए। लेकिन मिडिल ईस्ट के हवाले से बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें कोई मध्यम होगी बात या I completely agree with you सर, क्योंकि यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा हो, ब्रिक्स का फोरम हो, G20 हो, शंघाई ताउन तंजीम हो, लग यही रहा है कि सब जगह बातें 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 हैं, कोई एक्शन है नहीं। सर, दुनिया का मुस्तकबिल अगर हमने इन जंगों को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने इजराइल को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने रशिया यूक्रेन वॉर को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने कश्मीर की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया, तो यकीनन आई थिंक दुनिया का मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक होगा। थैंक यू जमील अहमद खान साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम और मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त हमारे लिए निकाला व्यूअर्स प्रोग्राम के आखिर में।